हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने जर्नल के क्वेश्चंस, जहां हम लोग पिछले लेक्चर में 60 नंबर क्वेश्चन तक वाइंड अप कर चुके थे ऑलरेडी, एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ 17 नंबर क्वेश्चन। तो सी बोल रहे जर्नल एंट्री पास करो फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। जनवरी 5 को परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 और स्पेंड 200 रुपए फॉर देयर कैरियज। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने गुड्स परचेज कर लिए हैं, ठीक है, और 200 रुपए मैंने टेम्पो का भाड़ा दे दिया। टेम्पो आती है ना, गाड़ी में गुड्स लेके आती है ना टेम्पो, यस, उसका भाड़ा दे दिया है। ठीक है, तो ये भी मेरा एक्सपेंस है और ये भी मेरा एक्सपेंस है। ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैरियज अकाउंट डेबिट टू कैश। 10,200 क्लियर है क्या? परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, कैरियज अकाउंट डेबिट 200 का कैरियज का खर्चा, टेम्पो का खर्चा, टू कैश अकाउंट 10,200 मैंने पे कर दिया। इज इट क्लियर? यस भैया। इसके बाद देखो, जनवरी 10 को मैं मशीनरी परचेस कर रहा हूं 50,000 की और 500 रुपए स्पेंड कर रहा हूं कैरियज में। अब सुनो मेरी बात एक बार ध्यान से, सुनोगे कि नहीं? यस भैया। हाँ, कभी भी हम लोग कोई एसेट परचेस करते हैं ना, तो जब हम लोग एसेट को परचेस करके ला रहे हैं, उसको परचेस किए, उस पर हम लोग का खर्चा हुआ परचेस करने का, फिर हम लोग उसको लोड करवाए ट्रक के अंदर, फिर ट्रक से वो हमारे फैक्ट्री तक आई, फिर फैक्ट्री में हमने उसको अनलोड कराया। अनलोड करा के मैंने जिस जगह पे उस मशीन को लगवाना था, उस मशीन को डेमोलिश करवाया। डेमोलिश मतलब गड्ढा वड्ढा खुदवाया, वहां पर कुछ अगर पहले से बना हुआ था वो सब हटवाया, गड्ढा खुदवाया, उस गड्ढे के अंदर उस मशीन का इरेक्शन करवाया। इरेक्शन करवा के गड्ढे को भर के मशीन को प्रॉपर सीमेंटिंग वेंटिंग करा के मशीन को वहां पर जमा दिया। तुम लोग अगर देखोगे कभी कोई फैक्ट्री, तो तुम देखोगे मशीन जमीन के अंदर गड़ी हुई रहती है 2-2 3-3 फीट तक, है ना, क्योंकि इतनी भारी भरकम मशीन जब चलती है तो अगर किसी चीज से सपोर्ट में नहीं रहेगी तो गिर जाएगी, तो इसलिए उसको जमीन के अंदर गाड़ देते हैं पूरा। ठीक है, वो सब खर्चा, फिर उसके बाद उसके जो भी स्पेयर पार्ट्स होंगे उसको जोड़ना, फिटिंग करना, मशीन की पूजा वूजा करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो इंजीनियर आता है, जैसे तुम लोग कहीं नया टीवी खरीदते हो, नया फ्रिज खरीदते हो, तो एक पर्सन आता है तुम्हारे साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान वाला, वो तुम्हारे घर में उसको इंस्टॉल करके देता है। टीवी को दीवार पे वॉल माउंट करना है तो टीवी पे दीवार पे लगा के देता है, या फिर स्टैंड लगा के देता है, एज द केस में भी। ठीक है, फिर वो चालू करके प्रॉपर दिखाएगा तुमको टीवी को, ये देखो भैया टीवी चल रही है, तुम कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर भी एक इंजीनियर आएगा, मशीन को चालू करेगा, ट्रायल रन करेगा, मशीन की कुछ यूनिट्स बना के भी देखेगा। तो यहां तक ये मैं तुम लोग को जो मशीन खरीदा मैं, वहां से लेकर जो ट्रायल रन तक, इस दौरान जितने भी खर्चे हुए ना अब इसमें और कुछ खर्चे भी है। ट्रांसपोर्टेशन से मशीन आ रही है तो हम लोग इंश्योरेंस कराएंगे मशीन का। क्या कराएंगे? मशीन कराएंगे। ठीक है, तो इंश्योरेंस करवाएंगे हम लोग मशीन का, ताकि अगर बाई चांस रास्ते में कोई दिक्कत आ गई मशीन में, कोई फॉर इंस्टेंस मान लो कि मशीन को कुछ हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत आ गई मशीन में, तो इंश्योरेंस है मेरे पास। तो इस दौरान मतलब समझ रहे हो, परचेज से लेकर यहां मशीन का ट्रायल रन होते तक, इस दौरान जितने भी खर्चे हुए, ये सारे खर्चे उस मशीन के खर्चे में ऐड हो जाते। क्या हो जाते? ऐड हो जाते। तो एक नोट लिख के रखना। हम्म, okay, so just write it down. All the expenses from the purchase of asset till its trial run, from purchase till trial run, are going to be added on the cost of asset. Cost of assets में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? हो गया? यस भैया। चलो, तो अब यहां देखो, मैंने मशीन परचेस की 50,000 रुपए की और 500 रुपए स्पेंड कर दिया ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन में 500 रुपए, तो ये 50,000 की जो मैंने मशीन परचेस की और ये 500 रुपए का जो मैंने खर्चा किया है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, दोनों ऐड होके मशीन अकाउंट में ही चला जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 50,500 रुपए, 50,500 रुपए। देख रहे हो डिफरेंस दोनों में?
जब मैं नॉर्मल परचेज किया, जब मैं गुड्स परचेज किया, नॉर्मल गुड्स परचेज किया, तो वहां पर मैंने उस टाइम पे जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट दिया उसको मैंने इस पे ऐड नहीं किया। पर एसेट्स के केस में ऐसे ही होता है, कॉस्ट परचेज से लेकर ट्रायल रन तक जितना भी खर्चा उस एसेट के ऊपर होगा सब उसमें ऐड हो जाता है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा 50,500 से। मैं ये नहीं दिखाऊंगा 500 ट्रांसपोर्टेशन का लगा है, मैं बोलूंगा ये भी मशीन के ऊपर ही लगा है, मशीन परचेस करते टाइम ही लगा हुआ है, तो इसको भी ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके भैया। चलो देखो, पेड 20,000 फॉर सीमेंट, 10,000 फॉर टिम्बर एंड 5,000 एज वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। मेरे को ये एक बात बताओ, बिल्डिंग बना रहा था, एसेट बना रहा था, बिल्डिंग क्या मेरी एसेट है, एसेट बनाते टाइम 20,000 का सीमेंट लग गया, 10,000 का टिम्बर लग गया, 5,000 का वेजेस लग गया। मेरे को बताओ सेपरेट सेपरेट लिखाएगा या बिल्डिंग अकाउंट के अंदर ही चले जाएगा सब, क्योंकि अभी एसेट बन रही है और उसके ऊपर खर्चा हो रहा है। तो फटाफट से बताओ, क्या सब अलग अलग लिखाएगा, सीमेंट अकाउंट डेबिट, टिम्बर अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, या बिल्डिंग के अंदर ही ऐड हो जाएगा सब, या एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एडेड बैक टू बिल्डिंग, बिल्डिंग यस। तो एंट्री हो जाएगी पता है क्या, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये कितना हो जाएगा 35,000, 35,000 पूरा खर्चा बिल्डिंग में जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गई क्या बात? यस भैया, नोट करो। ओके बच्चा पार्टी, यस भैया जी। ओके, नेक्स्ट देखो, परचेस कर रहे ओल्ड मशीनरी 20,000 रुपए की और 2,500 रुपए इमीडिएट रिपेयर्स में खर्चा कर रहे हैं। अब सुनो मेरी एक बात ध्यान से, इस चीज को पूरी भावना पूरी फीलिंग के साथ बेटा समझना, फीलिंग नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा अकाउंट्स पढ़ने में। मैंने एक मशीन परचेज की, अब ये थी सेकेंड हैंड मशीन, सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज, मैंने एक सेकेंड हैंड मशीन क्या कर ली, परचेज कर ली। अब ये सेकेंड हैंड मशीन परचेज की तो मेरे को ना थोड़ा इसको वर्किंग कंडीशन पे लाने के लिए ना रिपेयर्स पे खर्चा करना पड़ा। तो क्या मेरा एक रूल जो मैं तुम लोगों को इसके जस्ट पहले बताया था कि एसेट परचेज करते टाइम कोई भी खर्चा आप कर रहे हो तो उसको आपको एसेट में ऐड कर देना है, यहां पर भी अप्लाई होगा? फटाफट से बताओ, यहां पर भी अप्लाई होगा क्या? बोलो, जस्ट वॉन्टेड टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स इट। ठीक है, हाउ वाइड योर ब्रेन इज गोइंग टू थिंक लाइक एन अकाउंटेंट। ठीक है, तो यस ऐड होगा भैया। क्यों ऐड होगा, सही बोल रहे हो तुम लोग, ऐड होगा। क्यों, ऐसा अकाउंटिंग का कोई रूल नहीं है कि यहां पर कुछ और यहां पर कुछ और, सब जगह सेम ही अकाउंटिंग रूल होता है। भाई मैं एक बार जब मैं बोल दिया तो मेरी बात है पत्थर की लकीर। एसेट परचेस करते टाइम जो भी खर्चा होता है वो एसेट में ऐड हो जाता है। चाहे तुम सेकेंड हैंड खरीद रहे हो, चाहे तुम जली हुई मशीन खरीदो, चाहे तुम टूटी फूटी मशीन खरीद रहे हो, चाहे तुम सोल्ड नई मशीन खरीद रहे हो, किसी भी टाइप की तुम मशीन परचेस कर रहे हो, जब तुम परचेस कर रहे हो उस टाइम पे तुम जो भी खर्चा उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर करोगे वो तुमको उस पर्टिकुलर, मैं मशीन बोल रहा हूं क्योंकि मैंने मशीन का एग्जांपल लिया है, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दी एसेट्स, ऑल एसेट्स के लिए एप्लीकेबल है, तो वो ऐड हो जाता है। दूसरी बात, अब मान लो मैंने मशीन परचेस कर ली, उसके 1 महीने बाद उसके ऊपर और रिपेयर्स का खर्चा हुआ, तो क्या अब ये रिपेयर्स का खर्चा मशीन में ऐड होगा? अब ये मेरे को बताओ, क्वेश्चन मार्क। तो क्या ये वाला रिपेयर्स का खर्चा मशीन में ऐड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि व्हाट इज द बेसिक रूल, व्हाट इज द व्हाट बेटा क्रक्स क्या है, बेटा क्रक्स बता दो। क्रक्स ये है भैया कि एसेट परचेस करते टाइम जो खर्चा होता है वो ऐड होता है, राइट? यस। ठीक है, परचेस करते टाइम, ट्रायल रन के बाद कोई भी खर्चा होगा नहीं करेंगे, कोई खर्चा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद अब मशीन चालू हो चुकी है। तो इसको नोट करके रखो।
लो जी बच्चों, नोट कर लो इसको। क्या लिखा है मैंने, अगर कोई सेकंड हैंड एसेट आप परचेस कर रहे हो और उसके ऊपर कोई रिपेयर्स का खर्चा होता है, तो क्योंकि एसेट परचेस करते टाइम जो भी खर्चा होता है वो एसेट में ऐड होता है, दिस इज द जनरल रूल। तो जनरल रूल के अकॉर्डिंग आप उसको ऐड कर दोगे कॉस्ट ऑफ एसेट में। बट अगर कोई सब्सिक्वेंट रिपेयर का खर्चा होगा, मान लो 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद कोई रिपेयर का खर्चा उस मशीन के ऊपर हो रहा है, तो उसको रिपेयर से ट्रीट करोगे, उसको आप कैपिटलाइज, मतलब उसको आप कॉस्ट पे ऐड नहीं करोगे। बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा होगी, एक चैप्टर तुमको डेडिकेटेड पढ़ना है जिसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर आइटम्स। ठीक है, वो एक डेडिकेटेड चैप्टर है, उसके ऊपर तो बहुत डिटेल में और चर्चा होगी उसके ऊपर। बट जनरल एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल पूरा मसाला यही है, इससे ना कुछ ज्यादा है ना कम। ऐसा नहीं सोचना कि भाई वहां कुछ और नया पढ़ लेंगे, वहां भी सेम ही पढ़ना है। बस बता रहा हूं वहां पर ऐसी चीजों के ऊपर क्वेश्चन होंगे बहुत सारे। ठीक है, यस भैया। तो चलो जी, यहां देखो 20,000 की मशीन परचेज हुई और 2500 का इमीडिएटली रिपेयर्स हुआ, तो हम लोग एंट्री पास करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 22,500, 22,500 आंख बंद करके दोनों खर्चा इंक्लूड करके मशीन लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट, पेड 500 रुपए फॉर रिपेयरिंग सम अदर मशीनरी। 500 रुपए का रिपेयर्स का खर्चा हो गया किसी और मशीन के ऊपर, तो भाई रिपेयर्स तो रिपेयर्स होता है तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, यही समझा रहा था मैं तुम लोग को। एनी सब्सिक्वेंट रिपेयर इज देयर देन ट्रीट इट लाइक रिपेयर्स, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश 500 500। ठीक है, अब तुम लोग खुरापाती दिमाग बच्चों के, एक चीज आएगी दिमाग में, भैया एसेट परचेस करते टाइम जो भी खर्चा होता है वो एसेट में ऐड हो जाता है, तो क्या एसेट सेल करते टाइम जो भी खर्चा होगा वो एसेट में ऐड होगा? अरे नहीं बेटा, भाई भाई कॉस्ट में इसीलिए उसको दिखाता हूँ ताकि मैं अपनी एसेट की वैल्यूएशन कर सकूं, फिर उसको बाद में तो डेप्रिशिएट करके मैं हटाऊंगा। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे को ये पर्टिकुलर एसेट को एक्वायर करने के लिए इतना खर्चा हुआ, सो दैट्स व्हाई आई एम इंक्लूडिंग इट इन द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। ठीक है, सेल करते टाइम ऐसा कोई कहानी नहीं होता, सेल आपकी बुक वैल्यू पे ही होती है। ठीक है, मतलब जो बुक वैल्यू है उसी से कंपेयर होकर सेल होता है, उस पर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो ये हो गया डन। वैसे तुम लोग बहुत डिटेल में जा रहे हो, वैसे तो सेल करते टाइम जब एसेट को हम लोग डिस्पोज ऑफ कर रहे होते हैं, तो हम लोग किसी को अगर कुछ कमीशन दे रहे होते हैं या कुछ चार्जेस हुए रहते हैं, तो हम लोग को जो प्रोसीड्स मिल रहे होते हैं ना, प्रोसीड्स मतलब जो रिसीव हो रहा होता है ना अमाउंट, उसमें तो हम लोग सब माइनस करके अमाउंट निकालते हैं बाहर, पूरा सब कुछ जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब हम लोग माइनस कर लेते हैं, देन विल जस्ट एड अप द अमाउंट एज द सेल प्रोसीड्स। ओके, तो वो तो लंबी कहानी है, तुम लोग इतना लंबा नहीं जाना। ठीक है, अभी अभी पहले बेसिक कर लो, फिर उसके बाद तो भाई क्यूरियोसिटी इंटू 100 लेंगे ही लेंगे हम। चलो 18वां क्वेश्चन देखो। ठीक है, बोल रहा है जनरल एंट्री पास करो अरुण गोविल एंड कंपनी के बुक्स में। ठीक है भैया, तो देखो अरुण गोविल एंड कंपनी पेड इनटू बैंक एज अ कैपिटल 6 लाख रुपए। तो मेरे को एक बात बताओ, जब बिजनेस में कैपिटल आता है तो क्या एंट्री पास करते थे? कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ गया टू कैपिटल अकाउंट, पर अभी कैश नहीं आ गया, अभी तो बैंक आ गया, तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 6 लाख, 6 लाख, बस कैश की जगह बैंक आ गया, सिंपल, कैश की जगह बैंक आ गया। परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश, लिस्ट प्राइस 2 लाख, 10% रेट डिस्काउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट 2 लाख माइनस 10%, 1,80,000, 1,80,000। 1/4 ऑफ द अबव गुड्स रिटर्न टू मुकेश फॉर नॉट बीइंग अप टू स्पेसिफिकेशन। तो जितने गुड्स परचेज किया उसका 1/4 मैंने वापस कर दिया, मुकेश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न 1/4, 1,80,000 का 1/4 निकाल लो, 45,000, 45,000। issued a check to Mukesh for the amount due to him after deducting 2% कैश डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद, तो मुकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। तो मुकेश का अमाउंट ड्यू कितना आएगा? 1,80,000 का परचेस किया, 45,000 का वापस कर दिया, तो माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा? 1,80,000 माइनस 45,000, तो ये आ जाएगा 1,35,000। तो मुकेश से मेरा ड्यू रह गया 1,35,000। अब इसका 2% कैश डिस्काउंट हो गया, तो 2,700 रुपए मेरा डिस्काउंट हो गया, तो मैंने एक्चुअल पेमेंट की होगी 1,32,300 रुपए की। ठीक है, सिंपल। ये तो फिर से वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो पहले हम लोग कर चुके थे। तो विड्रॉ फ्रॉम बैंक 2,50,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 10,000 फॉर पर्सनल यूज।
तो मैंने बैंक से पैसा निकाल लिया, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया मेरे पास। कुछ ड्राइंग्स भी हो गई, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। टू, ये दोनों भी पैसा आ रहा है बैंक से। ड्राइंग्स के लिए 10,000 आ रहा है और ऑफिस के लिए 2.5 लाख आ रहा है। तो टोटल विड्रॉन कितना हो गया? 2,60,000। कितना हो गया टोटल? 2,60,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोल रहा है परचेज अ मशीनरी फॉर 1 लाख एंड स्पेंड 5,000 ऑन इंस्टॉलेशन। पेमेंट ऑफ मशीन वॉज मेड बाय चेक एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वॉज पेड इन कैश। ठीक है, तो मैंने एक मशीन परचेज की और 5,000 इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया है, तो ये तो मशीन में ऐड हो जाएगा। तो लिखो मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,05,000 रुपए टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। एक चीज का बस ध्यान में रखना कि जो मैंने मशीन का अमाउंट पे किया है वो चेक से पे किया है, यानी 1 लाख रुपए मेरा बैंक से जा रहा होगा, और इंस्टॉलेशन एक्सपेंस यानी 5,000 रुपए मैंने कैश से पे किया है, तो 5,000 रुपए मेरा कैश से जा रहा होगा। बस इस चीज का एंट्री में आपको ध्यान रखना है कि मशीन तो 1,05,000 की हो गई भाई, कॉस्ट और इंस्टॉलेशन चार्जेस को मिला के, लेकिन 1 लाख रुपए मेरा बैंक से जा रहा होगा और 5,000 रुपए मेरा कैश से जा रहा होगा। क्लियर हो गई क्या बात? यस भैया। सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख टू अमर, अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमर क्लियर कर रहा है अपना अकाउंट बाय गिविंग अ चेक ऑफ 98,500। चेक वाज इमीडिएटली सेंड टू बैंक। अमर अपना अकाउंट क्लियर कर रहा है पेमेंट करके बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अमर अकबर एंथनी। क्लियर। 1,500 का डिस्काउंट हो गया ना बच्चों। लाख रुपए का सामान हमने बेचा था उसको, 98,500 उससे पे कर दिया हमको, तो 1,500 डिस्काउंट हो गया बच्चों। ओके, यस भैया। चलो जी नेक्स्ट। परचेस कर रहे स्टेशनरी फॉर पर्सनल यूज 3,000 एंड फॉर ऑफिस यूज 5,000। तो मेरे को एक बात बताओ, पर्सनल यूज के लिए मैं स्टेशनरी परचेस कर रहा हूं, तो मैं इसको स्टेशनरी अकाउंट डेबिट लिखूं या ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट लिखूं? आई एम कंफ्यूज गाइस, यू आर द ओनली वन जो मेरा डाउट क्लियर कर सकते हो। प्लीज मेरा डाउट क्लियर करो, मैं इसको ड्रॉइंग्स लिखूं या स्टेशनरी लिखूं? पर्सनल यूज, पर्सनल यूज बताना ना। ड्रॉइंग्स भैया, ड्रॉइंग्स। पर्सनल यूज को ड्रॉइंग्स, और जो ऑफिस यूज है उसको स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000 रुपए। बोलो बात समझ में आ गई क्या? मतलब पर्सनल को हम लोग पर्सनल ही बोलेंगे, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 3,000, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 5,000, स्टेशनरी को स्टेशनरी बोलेंगे, टू कैश अकाउंट 8,000 रुपए लग गया। ठीक है, अब देखो परचेस कर रहे एक लैंड 2 लाख रुपए की और पे कर रहे 1% ब्रोकरेज, 15,000 रजिस्ट्रेशन, इंटायर पेमेंट मेड बाय चेक। मेरे को एक बात बताओ, एसेट परचेस करते टाइम जो भी खर्चा होता है वो एसेट में ऐड हो जाता है। तो यहां लिखो 2 लाख का 1% बता दो भाई, 2 लाख इंटू 1% होता है 2,000 रुपए। तो यहाँ 2,000 रुपए रजिस्ट्रेशन लग गया, ब्रोकरेज लग गया, सॉरी 15,000 रुपए रजिस्ट्रेशन। तो मेरी लैंड कितने रुपए की है बताओ? मेरी लैंड कितने रुपए की बताओ? 2,17,000 रुपए की लैंड है भैया, वेरी गुड। लैंड अकाउंट डेबिट 2,17,000 रुपए टू बैंक, 2,17,000 रुपए, इट्स गुड। यस। वेजेस ड्यू टू लेबरर 20,000 एंड सैलरी ड्यू टू क्लर्क 30,000। ड्यू का मतलब बताओ? मुझे नहीं पता, मेरे को इंग्लिश नहीं आ रही है, जल्दी बताओ जल्दी। ड्यू का मतलब क्या होता है? ड्यू का मतलब क्या होता है? ड्यू का मतलब भैया, ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। ड्यू का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। तो वेजेस ड्यू टू लेबरर, सैलरी ड्यू टू लेबरर। तो वेजेस अकाउंट डेबिट ये भी खर्चा है मेरा, सैलरी अकाउंट डेबिट ये भी खर्चा है मेरा। 20,000, 30,000, टू 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 टू
अगर मैं पेमेंट कर रहा होता तो मैं कैश लिखता, पर मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूं, आउटस्टैंडिंग हो गया है, तो मेरी लाइबिलिटी बन जाएगी टू वेजेस आउटस्टैंडिंग टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, 20,000 और 30,000। क्लियर है एवरीवन? इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस भैया यस। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आप फटाफट से करोगे, फटाफट से पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 19 और 20 करो सॉल्व। चलो बेटा जी, क्या आपको बात समझ में आ गई? यस भैया, 19-20 क्वेश्चन भैया हमारा हो गया है, बस आप चेक करा दो हमको, ठीक है। परचेस टिम्बर फ्रॉम कुलदीप कुमार फॉर कैश 2,000 एंड क्रेडिट 10,000। तो टिम्बर परचेस किया हूं भाई, मेरा बिजनेस ही टिम्बर का है, मेरा बिजनेस ही काहे का है, टिम्बर का बिजनेस है, और टिम्बर परचेस कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, एंट्री परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू कुलदीप कुमार, ठीक है। रुको, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू कुलदीप कुमार, कितना है भाई? 2,000 कैश और 10,000 क्रेडिट है, टोटल 12,000। सेकेंड, पेड टू कुलदीप कुमार इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 9950, कुलदीप कुमार अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। कैश में मैंने 9950 इनको दिया है, 10,000 ड्यू थे, तो 50 रुपए का क्या हो गया मेरा, डिस्काउंट हो गया, 50 रुपए का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। पेड रेंट इन एडवांस 10,000, रेंट इन एडवांस मैंने पेमेंट कर दिए 10,000। तो मेरे को एक बात बताओ, पेमेंट किया हो तो टू कैश तो होगा, क्या आप इतना मेरे साथ एग्री कर रहे हो? क्या आप मेरे से ये एग्री कर रहे हो? बोलो, टू कैश, टू कैश, तो पैसा तो जा रहा है, पैसा तो जा रहा है, पर डेबिट क्या होगा? सोचो सोचो। अब तुम लोग इतनी जर्नल एंट्री तो सीख लियो कि तुम लोग ये बता सको कि डेबिट क्या होना चाहिए। तो डेबिट क्या होना चाहिए बताओ? पहले से रेंट दे रहा हूं अगले महीने का, अगले महीने का रेंट पहले से दे रहा हूं भैया, प्रीपेड रेंट होगा, वेरी गुड। अकाउंट डेबिट 10,000। अब होता क्या है इसका, तुम पूरा सिस्टम समझो। एक मिनट, अब मेरे को थोड़ा टाइम टाइम इन्वेस्ट करके तुम लोग को इसका पूरा सिस्टम ही एक बार समझाना पड़ेगा, सुनना पूरे सिस्टम कैसा चलता है। मैं रेंट में पहले आउटस्टैंडिंग का सिस्टम समझो, आउटस्टैंडिंग का सिस्टम समझो। क्या होता है ना, आउटस्टैंडिंग का मतलब कि मैं काम करवा लेता हूं पर मैं पैसे नहीं दिया हूं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सैलरी का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो मैं क्या किया, मैं काम करवा लिया हूं तो मेरा एक्सपेंस तो हो गया है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है जैसे ही ट्रांजेक्शन हो रहा है तुरंत एंट्री पास करो। तो सैलरी का अकाउंट डेबिट तो करना ही चाहिए कायदे से, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्यों? क्योंकि मेरा खर्चा हो गया है, सैलरी अकाउंट डेबिट। टू, अब सैलरी अकाउंट डेबिट होने के बाद अब यहां पर मैं टू कैश लिखता अगर मैं सैलरी को पे कर रहा होता, पर मैं सैलरी को पे नहीं कर रहा हूं, मेरी सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई है, तो मैं यहां लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट या सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट एज द केस में भी। मान लो 10,000 की थी सैलरी, ओके डन है, यस। अब क्या होगा, फ्यूचर में तो पेमेंट करूंगा कि नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा। ये जो मेरी सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई है इसका फ्यूचर में मेरे को पैसा देना पड़ेगा, तो मैं यहां लिख देता हूं टू कैश, पैसा जा रहा है मेरा फ्यूचर में, कभी फ्यूचर डेट में पैसा जा रहा है। तो यहां पर डेबिट क्या होता है, यहां पर मेरी ये लाइबिलिटी थी, ये यहां पर डेबिट हो जाती है, तो उस टाइम पे एंट्री हो जाती है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मेरी आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी थी, वो मैंने पे कर दी टू कैश अकाउंट। अगर आप देखोगे इसको मैं काट दूं, एंट्री क्या हो गई फटाफट से बताओ? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट में काट दिया हूं, एंट्री क्या बनी बताओ बच्चों, बताओ। ये नजरिया तुम्हारा होना चाहिए अकाउंट्स को देखने का, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरे को एक बात बताओ, क्या एक्चुअल में एंट्री यही होती है? एक्चुअल में मैं सैलरी की पेमेंट करता हूं तो यही एंट्री होती है ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अभी भी वही एंट्री हुई है, फर्क बस इतना है, देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द सैलरी बिकम्स ड्यू एंड द एक्चुअल पेमेंट मेड, देयर इज अ टाइम गैप। और उस टाइम गैप को फिल करने के लिए और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहीं भी वॉयलेट ना हो, जब ट्रांजेक्शन हो रहा है तभी एंट्री हो जाए, उस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए हम एक टेम्पररी अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और वो अकाउंट वैसे भी टेम्पररी नेचर का होता है,
खुलेगा, बाद में बंद हो जाएगा, और तुम्हारी नेट एंट्री वही होगी जो तुम करते हो। ऐसे ही एक बार आते हैं प्रीपेड के लिए। प्रीपेड क्या होता है? प्रीपेड का मतलब, प्रीपेड का मतलब होता है भैया कि मैं काम बाद में करवाऊंगा, पैसे पहले दे दे रहा हूँ। तो मैं पहले पैसे दे दे रहा हूँ, मैं टू कैश तो लिख रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ मैं, पर ये किस नाम से जा रहा है? प्रीपेड के नाम से ही जाएगा। प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट। ओके, मेरा स्पेलिंग इग्नोर करना तुम लोग, अभी मैं रफली लिख रहा हूँ, जस्ट अंडरस्टैंडिंग ले लो। प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, यहाँ पर ई नहीं लगा हुआ है, तो बोला अब भैया प्रीपेड स्पेलिंग गलत लिख रहे हो, एंट्री पे ध्यान नहीं दोगे, स्पेलिंग में ध्यान देने लग जाओगे। बहुत तुम्हारा दिमाग बच्चा है बेटा, बच्चे को थोड़ा कंट्रोल में रखो, ठीक है। प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कल को जब मैं उससे काम करवा लूंगा तो मेरा एक्सपेंस हो गया। फटाफट से बताओ, काम हो गया मतलब सैलरी ड्यू हो गई, काम हो गया मतलब सैलरी ड्यू हो गई, यस भैया। तब क्या लिखूंगा? सैलरी अकाउंट डेबिट, काम होने के बाद सैलरी अकाउंट डेबिट होगी। इस चीज को समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? काम होने के बाद ही एक्सपेंस को डेबिट करोगे ना, बोलो। जब तुम सामने वाले व्यक्ति से काम करवा लोगे उसके बाद ही तुम एक्सपेंस को डेबिट करोगे कि नहीं करोगे, ये बताओ। बिल्कुल हाँ। तो यहां पर काम इधर ही हो जा रहा था तो सैलरी यही डेबिट हो जा रही थी। यहां पर पहले पैसा चले गया था, बाद में वो काम किया है, तो उस टाइम पे मैं सैलरी को वो करूंगा ड्यू, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिखूं, क्वेश्चन मार्क, कैश लिखूं? मेरे को अभी पेमेंट करना पड़ेगा कि मैं ऑलरेडी पेमेंट कर चुका हूं? फटाफट से बताओ, क्या मुझे अभी पेमेंट करना पड़ेगा या मैं ऑलरेडी पेमेंट कर चुका हूं? ऑलरेडी कर चुका हूं। तो भाई यहां पर टू कैश के जगह आएगा टू प्रीपेड सैलरी। क्या आ जाएगा? टू प्रीपेड सैलरी अकाउंट, कैश के जगह 10,000 10,000। अब इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे क्या हुई एंट्री, फटाफट से बताओ, क्या एंट्री बनी बच्चों? एंट्री बताओ मेरे को। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्क क्या था? प्रीपेड था। यहां फर्क क्या था? आउटस्टैंडिंग था। तो ये जो हम लोग टेम्परेरी अकाउंट खोलते हैं, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो चाहे वो प्रीपेड हो, ये टेम्परेरी अकाउंट किस वजह से खुलता है? फॉर द पर्पस ऑफ टाइम गैप, देयर इज अ टाइम गैप। क्लियर हो रही है बात? देयर इज अ टाइम गैप। क्लियर एवरीवन? यस भैया, वी आर 100% क्लियर विद दिस। तो हियर व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम पेइंग द रेंट इन अ प्रीपेड मैनर। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। जिस दिन मैं घर में रह लूंगा जाके, जिस दिन मैं घर में जाके रह लूंगा उस दिन रेंट ड्यू हो जाएगा, और जिस दिन रेंट ड्यू हो जाएगा ये एंट्री रिवर्स होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट। तो यहां पर क्वेश्चन में तो नहीं बोला है पर हम एंट्री पास कर देते हैं। उस दिन क्या हो जाएगा? उस दिन रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट अकाउंट। दस हजार 10,000। क्लियर एवरीवन? यस भैया, वी आर 100% क्लियर विद दिस। ओके, नेक्स्ट। परचेज अ मशीनरी फॉर 1 लाख रुपए बाय चेक, कैरियर्स 2,000, इंस्टॉलेशन 1,000, पेड इन कैश। तो एक मशीन परचेज कर लिया हूं, 1,000 रुपए की कॉस्ट है, 2,000 का कैरियज है, 1,000 रुपए का इंस्टॉलेशन है, तो कितने की मशीन हो गई? 1,03,000 रुपए की मशीन हो गई। तो क्या एंट्री पास होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। 1 लाख रुपए चेक से पेमेंट हुआ है टू कैश, 3,000 रुपए कैश से पेमेंट हुआ है, ठीक है। यस। फिर परचेज गुड्स फॉर 50,000 फ्रॉम गोविंद एंड सोल्ड इट टू मनोहर फॉर 65,000। तो एक परचेज का ट्रांजेक्शन, एक सेल का ट्रांजेक्शन है। 50,000 गोविंद से, 65,000 मनोहर से। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोविंद 50,000 50,000, मनोहर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 65,000 65,000। ओके, क्लियर एवरीवन? बस अब जिसका भी नहीं हुआ था ये क्वेश्चन कृपया करके नोट डाउन कर लो फास्ट।
ओके बच्चा पार्टी 20 क्वेश्चन देखो। बोल रहा है परचेस कर रहा है मशीन 20,000 रुपए में 200 रुपए कैरियर्स के लिए पे कर रहा है। ओके मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। रिसीव्ड अ चेक 4850 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5000। चेक इमीडिएटली डिपॉजिट। ओके रहने दो, ये नहीं करा रहा मैं, मतलब मैं एंट्रीज बोल देता हूँ, ओरली यू कैन क्रॉस चेक। ठीक है, तो एक चेक रिसीव हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट 4850, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 150 टू एक्स अकाउंट 5000। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक अ फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ 60 पैसे इन अ रूपी फ्रॉम वाई हु ओड रुपीज 10,000 रुपए। तो वाई जो है वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया और वो मेरे को 60 पैसे इन अ रूपी पे कर रहा है थ्रू चेक। तो बैंक अकाउंट डेबिट 6,000 रुपए, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 4,000 रुपए टू वाई अकाउंट। ठीक है, एंट्रीज तुम लोग चेक करते जाना। सोल्ड गुड्स टू जेड 1,10,000 रुपए एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। नेक्स्ट डे अ चेक रिसीव्ड आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट, चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो पहले सेल की एंट्री करना, जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8,000 रुपए, जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर अगले दिन एंट्री करना, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट 8,000 रुपए। 8 5 जा 40, 400 रुपए डाल देना डिस्काउंट में और 7,600 रुपीज डाल देना बैंक में। ठीक है, तो ये फोर्थ ट्रांजेक्शन हो गया। गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड टू मनोज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो सिंपल शब्दों में गुड सेल करना है मनोज को, तो एंट्री होगी मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैलकुलेशन में तुम लोग को बता देता हूँ, 20,000 में 20% प्रॉफिट ऐड करो और फिर 10% टीडी माइनस कर दो। तो अपने कैलकुलेटर पे ही करेंगे, 20,000 प्लस 20% माइनस 10%, 21,600 आ जाएगा। क्लियर, मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000 प्लस 20% माइनस 10%। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन देखो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। गुड्स फॉर 50,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बोल रहा है मेरे 50,000 के गुड्स आग में जल गए, लॉस हो गया। तो क्या एंट्री होगी देखो, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एज वी ऑल नो। ठीक है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू टू गुड्स अकाउंट। कितने के गुड्स जल गए, 50,000 के गुड्स जल गए, 50,000 के गुड्स जल गए। ठीक है, अब देखो मेरे को एक बात बताना, सुनना मेरी बात को ध्यान से, एकदम सही बात है भैया, एकदम सही बात है। मेरे को, मेरे साथ तुम लोग एग्री करना, मतलब हम लोग एक डिस्कशन कर रहे हैं वाले, 2 मिनट की डिस्कशन है हमारी। लॉस बाय फायर मेरा लॉस है तो डेबिट होता है, फटाफट से बोलो। लॉस बाय फायर मेरा वो है तो डेबिट होता है। यस, हाँ तो इस बात पे सब एग्री करोगे। मैं यहाँ लिखा हूँ टू गुड्स, यस ऑफ कोर्स गुड्स मेरे एसेट है, एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, कम होते हैं तब क्रेडिट होते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर आग में जल के मेरा गुड्स कम हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ, हुआ, तो कायदे से क्रेडिट होना चाहिए, होना चाहिए। दिक्कत यहाँ पर आती है, सुनना मेरे को, अकाउंटेंट, तुम एक अकाउंटेंट हो, तुमको अपनी दिक्कतों को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए तुम्हारे पास। हम लोग ने कुछ डिसाइड किया था चैप्टर के स्टार्टिंग में, क्या डिसाइड किया था भैया, कि हम लोग गुड्स को ना 2 नाम रख देंगे। जब गुड्स आ रहे होंगे, यानी जब गुड्स प्लस हो रहे होंगे, प्लस हो रहे होंगे, तब उसका नाम रख देंगे परचेजेस। और प्लस होने का मतलब बढ़ना होता है क्या, फटाफट से बताओ, प्लस होने का मतलब बढ़ना होता है क्या, यस, तो हम उसको डेबिट करेंगे। और जब गुड्स जा रहे होंगे यानी सेल्स हो रहे होंगे, तब हम उसका नाम रख देंगे सेल्स और क्रेडिट करेंगे। मतलब जब गुड्स माइनस हो रहे होंगे सेल होके, तब हम लोग उसको क्रेडिट कर रहे होंगे और उसको हम सेल्स बोलेंगे। हमने ये डिसाइड किया था कि हम उसके 2 निकनेम रखेंगे, परचेज और एक सेल। फटाफट से बताओ, बोलो। यस, इस बात पे सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं। अभी क्या हुआ ना, अभी गुड्स, अभी ना, अभी गुड्स माइनस तो हो रहे हैं, अभी क्या हो रहे हैं, गुड्स माइनस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, माइनस, क्रेडिट भी हो रहे हैं, ओके डन है, पर बिक नहीं रहे हैं। रीजन माइनस होने का और क्रेडिट होने का रीजन सेल्स नहीं है, माइनस और क्रेडिट होने का रीजन क्या है, आग लग जाना। गुड्स पे आग लग गई, इस वजह से गुड्स कम हो रहे हैं। तो अब यहां पर सेल्स लिखना वाजिब होगा क्या, मेरे गुड्स में आग लग गई पर मैं सेल्स लिख दिया, यहाँ पर क्या वाजिब होगा, क्या वो निकनेम मैं इस यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। मेरे को एक बात बताओ, मम्मी जो तुम्हारा निकनेम रखती है उसको पापा नहीं यूज करते, पापा जो निकनेम रखते हैं मम्मी नहीं यूज करती, ऐसा होता है। तो वैसे ही यहाँ पर सेल्स निकनेम यूज करना वाजिब होगा क्या, नहीं, क्योंकि भाई गुड्स बिक थोड़ी रहे, समझो मेरी बात को, 50,000 के गुड्स बिके थोड़ी, लॉस हो गया, जल गए। तो अब एक और दिक्कत आ गई, ठीक है, एक और दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत आ गई,
अगर मैं गुड्स लिख दूंगा तो सोचो मेरी एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एक ही बंदे के 3-3 नाम है भाई। एक का नाम गुड्स है, एक जगह परचेज है, एक जगह सेल्स है, एक ही व्यक्ति के 3-3 नाम। मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं अपना काम बढ़ा नहीं रहा हूं यहाँ पर? फटाफट से बताओ, क्या मैं अपना काम यहाँ पर बढ़ा नहीं रहा हूं? बढ़ा रहा हूं, यस। हम लोग अपना काम बढ़ा रहे हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एज यूजुअल तुम लोगों को मैं बताया था, जब जब एक इसका सोल्यूशन निकाला गया अकाउंटेंट्स के द्वारा, और मैं इसका तुम लोगों को और एक दो एक्सपेक्ट बताता हूँ ताकि तुम लोग अपने माइंड को ओपन कर सको। जब गुड्स परचेज हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तब डेबिट हो रहे हैं। एक बात बताओ, और परचेज हमेशा किस पे होती है? कॉस्ट पे होती है। सेल हमेशा किस पे होती है? सेलिंग प्राइस पे होती है। मुझे एक बात बताना, कॉस्ट हमेशा, परचेज हमेशा कॉस्ट पे होती है। अब मेरे को एक बात बताओ, आग लग गई, अब मेरे 10,000 के गुड्स जल गए जिनका सेलिंग प्राइस 15,000 था, तो मेरा कितने का लॉस हो गया? 10,000 का लॉस हो गया कि 15,000 का लॉस हो गया? गुड्स में खरीद के 10 में लाया था, पर उसका सेलिंग प्राइस 15,000 था, तो मेरा लॉस 10 का हुआ है कि 15 का हुआ है? ये भी पर्सपेक्टिव मेरे को तुम लोग का जानना है। 10,000 में मैं गुड्स को खरीद के लेके आया था, पर मेरे उसको बेचने 15,000 में वाला था, तो मेरा पोटेंशियल लॉस कितने का हुआ है? 10,000 रुपए या 15,000 रुपए? वेरी वेरी गुड भैया, 10,000 का लॉस हुआ है। आप 10,000 रुपए का सामान खरीद के लाए थे, जल गया, तो 10,000 का ही लॉस हुआ ना भाई? 10,000 का ही लॉस हुआ ना भाई? यस। तो कायदे से ये जो लॉस बाय फायर है, ये किस पे रिकॉर्ड होना चाहिए? क्या ये कॉस्ट पे रिकॉर्ड होना चाहिए? यस, ये कॉस्ट पे रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये एक चीज और प्रूफ करती है कि मैं सेल्स तो नहीं लिख सकता वहां पर, क्योंकि सेल्स सेलिंग प्राइस पे होता है कभी भी। सेल्स कभी भी किस पे होता है? सेलिंग प्राइस पे होता है। तो ओवरऑल मैं कंक्लूड करना चाहता हूं अपनी बात को कि मैं नंबर ऑफ अकाउंट्स गुड्स के कितने 100 नाम रख दूं, मैं अपना अपना काम बढ़ा दूं, मैं लेजर बनाऊंगा तब और सिर दर्द हो जाएगा। तो मेरे को कम से कम अकाउंट्स रखने हैं। तो मैं क्या करूंगा, जैसे जब गुड्स आ रहे थे, प्लस हो रहे थे, डेबिट हो रहे थे, परचेस के नाम से डेबिट हो रहे थे, वैसे ही जब गुड्स कॉस्ट पे जा रहे होंगे, एक्सेप्ट सेल्स, जब सेल्स हो रहा है तब तो सेल्स ही लिखूंगा, पर उसके अलावा किसी भी रीजन से सेल्स को छोड़कर, मैं लिख रहा हूं ना यहां पर, सेल्स को छोड़कर किसी भी रीजन से, किसी भी रीजन से अगर गुड्स जा रहे होंगे, मीनवाइल माइनस हो रहे होंगे, तब मैं परचेजेस को क्रेडिट कर दूंगा। बोलो, क्या ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है? 100% एक्सेप्टेबल है, क्योंकि परचेज जो है इनिशियली नॉमिनल नेचर का काउंट होता है, पर बाद में वो रियल नेचर का हो जाता है, क्योंकि वो धीरे से क्या हो जाता है? एसेट में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है, स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब मैं गुड्स परचेस कर रहा था, परचेस को डेबिट कर रहा था, जब गुड्स जा रहे हैं बिना बिके, मैं फिर से बोल रहा हूं, बार बार 1000 बार बोल रहा हूं, अगर गुड्स जा रहे होंगे, सेल्स को छोड़कर किसी भी रीजन से अगर गुड्स जा रहे होंगे, देखो सेल्स की वजह से जा रहे होंगे तो मैं सेल्स को ही लिखूंगा। अगर गुड्स बिक रहे हैं तो मैं तब तो मैं सेल्स ही लिखूंगा ना। पर अगर उसको छोड़ के एनी अदर रीजन की वजह से गुड्स जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के, आग लग गई, कोई चोरी कर लिया, कुछ भी रीजन, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं परचेस को जैसे जब बढ़ रहे थे डेबिट कर रहा था, कम हो रहे क्रेडिट कर दूंगा। तो मैं यहां पर गुड्स तो वाजिब है, गुड्स लिखना तो वाजिब है, पर यहां हम गुड्स को काट के टू परचेजेस अकाउंट, जैसे गुड्स आ रहे थे तो परचेज ऊपर जा रहा था, जब गुड्स में आग लग गई परचेज नीचे आ जाएगा। क्या सबको क्लियर है ये बात? क्लियर है सबको ये बात? अकाउंटिंग के अंदर जैसे गुड्स आ रहे थे, परचेज बढ़ रहा था, डेबिट हो जा रहा था, तो जब गुड्स जा रहे हैं परचेज क्रेडिट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सेल्स। सेल्स के केस में सेल्स ही लिखेंगे। क्लियर? यस भैया। तो ये हो गई तुम्हारी पहली एंट्री लॉस बाय फायर की। दूसरी एंट्री देखो, गुड्स 18,000 रुपए के डिस्ट्रीब्यूट हो गए एज अ फ्री सैंपल और 20,000 के गिवन एज चैरिटी। मेरे को एक बात बताओ, फ्री में क्यों बांटोगे तुम सामान? क्या है तुम्हारा मोटिव? क्या है मोटिव? क्या है फ्री में कस्टमर्स को सामान देने का मोटिव? क्या है? व्हाट इज योर मोटिव फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स? एडवर्टीजमेंट। वेरी गुड, एडवर्टीजमेंट। तो वी आर नॉट गोइंग टू राइट फ्री सैंपल, वी आर गोइंग टू राइट एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। और डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा एक्सपेंस है, और मैं चैरिटी कर रहा हूं तो चैरिटी भी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अगेन यहां भी गुड्स जा रहे हैं, पर क्या बिक के जा रहे हैं? क्या सेल हो रहा है गुड्स का? नहीं,
तो सेल नहीं हो रहा है पर फिर भी जा रहे हैं, तो मैं क्रेडिट कर दूंगा परचेजेस अकाउंट। 18,000 का एडवर्टीजमेंट और 20,000 का चैरिटी। 38,000 के गुड्स चले गए। सिंपल, अभी सारा क्वेश्चन तुमको इसी पे बेस्ड मिलेगा। नेक्स्ट, 25,000 के गुड्स और 40,000 का कैश टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो प्रोप्राइटर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। 25,000 का कैश, 40,000 का गुड्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। तो 25,000 रुपए का वो कैश लेके जा रहा है, 40,000 रुपए के वो गुड्स लेके जा रहा है, पर गुड्स बिना बिके जा रहे हैं, तो क्रेडिट क्या होगा? परचेस। जब भी गुड्स बिना बिके जा रहे होंगे तो आप क्या लिखोगे? परचेस लिख दोगे क्रेडिट साइड। दैट्स इट, सिंपल लॉजिक। 65,000 गुड्स वर्थ ₹20,000 एंड कैश 5,000 टेकन अवे एज चैरिटी। 20,000 का गुड्स, 5,000 का कैश, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू कैश। 25,000 की चैरिटी हो गई। नेक्स्ट, कैश 1,00,000 रुपए स्टोलन फ्रॉम द आयरन सेफ ऑफ द ट्रेडर। 1,00,000 रुपए का कैश चोरी हो गया, तो यहां लिखते हैं हम लोग लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया। एक लाख और 1,00,000। क्लियर है एवरीवन? एवरीबॉडी टेल मी समथिंग, इज इट क्लियर टू यू ऑल? बोलो। चलो क्वेश्चन नंबर 22, जर्नलाइज करो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सोल्ड गुड्स टू ब्रिजेश, लिस्ट प्राइस 10,000, ट्रेड डिस्काउंट, रिसीव फुल, नहीं कराएंगे। गिवन एज चैरिटी, नो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फटाफट से एक बार सारे बच्चे मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री याद दिलाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंट्री याद दिलाओ। वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है, टू कैपिटल अकाउंट। 7 5 35। आउटस्टैंडिंग वेजेस, ओके। नेक्स्ट, सन्नी, बैड डेट्स हो गया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्नी। कैश सेल्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 40,000 रुपए। मेरे को एक बात बताओ, 40,000 के गुड्स 50,000 में बेच दिया, क्या एंट्री होगी? 40,000 के गुड्स 50,000 में बेच दिया, क्या एंट्री होगी? एंट्री बोलो बेटा, एंट्री। वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, दैट्स इट भाई। मैं कब से प्रॉफिट दिखाने लग गया जर्नल एंट्री में? हम प्रॉफिट थोड़ी दिखाते हैं जर्नल एंट्री में। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स का अमाउंट लिख देंगे। हम थोड़ी ना प्रॉफिट दिखाते फिरेंगे सबको अपनी एंट्री में। जर्नल एंट्री बताओ। पर्सनल यूज, ओके, ड्रॉइंग्स। बर्न बाय फायर, लॉस बाय फायर। 50,000 पेड इंस्टॉलेशन, मशीनरी अकाउंट डेबिट। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कपिल 20,000 बिकम इंसॉल्वेंट, नथिंग रिसीव्ड, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कपिल। कोई डाउट है इनमें से किसी एंट्री में? इनमें से किसी एंट्री में कोई डाउट है? सारी वही बेटा रिपीट हो रही है, अब रिपीट हो रही है एंट्रियां, ठीक है। आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर 15,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। अब इसको देखो, मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, मान लो मैंने एंट्री पास कर दी, लेट्स से 50,000, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड की एंट्री बोलो फटाक से। $50,000 सुनना बहुत ध्यान से, कोई भी बच्चा पेन हाथ में नहीं पकड़ेगा, सब पेन छोड़ दो, ड्रॉप द पेन्स। बहुत ध्यान से सुनना क्या बोलना चाह रहा हूँ। अकाउंटिंग की एक नई दुनिया में उतार रहा हो तुम लोग को, समझो, इतना ब्रॉडर तुम लोग को सोचना पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और मेरे साथ डिस्कस भी करना पड़ेगा एक्टिव होके।
इंश्योरेंस प्रीमियम क्या मेरा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस होने के नाते कायदे से ये डेबिट हुआ है, तो बिल्कुल सही से ये डेबिट हो गया है। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है टू बैंक अकाउंट, मेरा एसेट है, कम हो गया। इज इट क्लियर टू यू ऑल? इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस भैया। अब मैं क्या बोला पता है, मैं ये बोला, मैं अपने अकाउंटेंट के पास आया, मैं देखा अरे भैया इंश्योरेंस प्रीमियम 50,000 डेबिट कर दे। मैं बोला अरे सुन ना। बोले हाँ सर क्या हो गया? अरे ये 20,000 रुपये पिछले अगले साल का दे के आया हूँ मैं, 30,000 रुपये बस इस साल का है, 20,000 रुपये अगले साल का है। तो बोले अच्छा ठीक है सर, फिर मैं देख लेता हूँ। अब तुम अकाउंटेंट हो, तुम सोच के देखो एक बार, तुम्हारा एक्चुअल खर्चा इस साल का इंश्योरेंस का कितना है, फटाफट से बताओ। करेंट ईयर का इंश्योरेंस का खर्चा कितना है? 30,000। और नेक्स्ट ईयर का 20,000। तो एज अ अकाउंटेंट, क्या आपके बुक्स में एक्सपेंस के नाम पर 30,000 रुपए डेबिट होना चाहिए इस साल के लिए? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इस साल का खर्चा सिर्फ 30,000 है, इस साल का खर्चा सिर्फ 30,000 है। तो क्या आपको ऐसा लगता है एज अकाउंटेंट, क्या आप इस चीज को फील कर पा रहे हो? अभी तक तुम्हारी जितनी भी क्लासेस हुई है, क्या उतनी क्लास में आप अपने आप को अकाउंटेंट समझ के फील कर पा रहे हो कि आप अकाउंटेंट हो? आप सिर्फ उतना ही एक्सपेंस डेबिट करोगे जितना इस साल का है। आप एक्रूअल बेसिस करते हो, आप उतना ही एक्सपेंस डेबिट करते हो जितना इस साल का खर्चा है। तो एज अकाउंटेंट थिंक गाइस, क्या यहाँ 50,000 डेबिट होना चाहिए या 30,000 डेबिट होना चाहिए? 50 और 30 गाइस, 30,000 डेबिट हो, 30,000 डेबिट होना चाहिए, पर मैं तो 50 कर दिया, गलती हो गई। इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक 50,000 की पेमेंट हुई, मैंने डेबिट कर दिया। तो अब इस गलती को सुधारा कैसे जाए? मेरे को एक बात बताओ, अगर ये बात सच है, तो क्या ये जो 20,000 इसके अंदर घुस के बैठा है वो मेरा प्रीपेड हो गया? अगर ये बात सच है, अब तुम ये तो नहीं करोगे कि इंश्योरेंस कंपनी जाके बोल रहे हो सर 20,000 रुपए वापस करो, अगले साल लेना, आप 20,000 रुपए वापस करो मेरे को अगले साल। क्या तुम ये करोगे, या तुम कोई एक एंट्री ऐसी पास करोगे जिससे तुम लोग इस इफेक्ट को नलीफाई कर सको? बताओ, तुम अकाउंटेंट हो, तुम क्या करोगे? तुम इंश्योरेंस कंपनी जाके बोलोगे सर 20,000 वापस करो सर, अगले साल दूंगा, ऐसा करोगे? या फिर एज अ अकाउंटेंट कोई एक एंट्री पास करके इस इफेक्ट को नलीफाई कर दोगे? एंट्री पास करेंगे भैया। तो 20,000 रुपए कायदे से प्रीपेड है, 20,000 रुपए कायदे से क्या है? प्रीपेड है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस नाम का आप एक अकाउंट खोलोगे। $20,000। अब मुद्दा यह है क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? तो मेरे को एक बात बताओ, मैं प्रीपेड कुछ भी चीज को मैं प्रीपे करता हूं, एनीथिंग जिसको मैं प्रीपे करता हूं, मैं क्या एंट्री पास करता हूं? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहां मैं लिख दूं प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, कि ये जो टू कैश वाला पोर्शन है वो ऑलरेडी इसके ऊपर वाले एंट्री में हो चुका है, पेमेंट तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो मैं टू कैश या बैंक तो नहीं लिख सकता, क्योंकि पेमेंट तो हो चुकी है, ये 20,000 की पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी। तो क्या क्रेडिट होगा? मेरे को एक बात बताओ, मेरा एक्सपेंस अभी 50,000 दिख रहा है, पर मेरे को उसको 30,000 पे लाना है। 50 दिख रहा है, अभी मेरे को उसको 30 पे लाना है। तो क्या मेरे को अपने एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा 20,000 से? बोलो, 20,000 से कम करना पड़ेगा ना? हाँ। और कभी भी एक्सपेंस होता है तो डेबिट होता है, और एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट होता है। टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, $20,000। अब मेरे को एक बात बताओ, नेट इफेक्ट बताओ, नेट इफेक्ट। 50,000 से खर्चा हुआ और 20,000 का रिवर्स हो गया। क्या आपका नेट खर्चा 30,000 दिख रहा है इस साल? क्या आपका नेट खर्चा 30,000 दिख रहा है इस साल? यस। दूसरी बात, क्या आपका एक एसेट क्रिएट हो गया प्रीपेड के नाम से, जो अगले साल को बिलोंग करता है, जो अगले साल को बिलोंग करता है? यस। इसके अलावा एक और चीज एडिशनली बता रहा हूं, एडिशनली जब अगले साल आएगा, नेक्स्ट ईयर, चलो नेक्स्ट ईयर हम अगले साल आ गए हैं ना। अब जब अगले साल ये प्रीपेड इंश्योरेंस नाम का एक अकाउंट आपके बुक में है, अगले साल जिस दिन ये इंश्योरेंस ड्यू हो जाएगा, उस दिन आप क्या एंट्री पास करोगे? मुझे एक बात बताओ ना, हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है ना? हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो मान लो ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही नहीं है, ऊपर ये कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, इसको इग्नोर, नहीं है, कुछ नहीं है ऊपर, खाली है, ब्लैंक पेज है। मैं बोला नॉर्मली इस साल मेरे को इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था 20,000 का, तो उसकी क्या एंट्री होती है? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
प्रीमियम पे हो गया, यही एंट्री होती है। यस भैया। बट क्या इस साल का इंश्योरेंस प्रीमियम ऑलरेडी, अब वापस से याद करो इसको, पिछले साल पे हो चुका है? क्या इस साल का ये जो टू कैश होने वाला था वो ऑलरेडी पिछले साल हो चुका है? यस। और क्या इसका कोई अकाउंट मेरे बुक के अंदर अभी एग्जिस्ट कर रहा है? यस, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो आप यहां पर क्या करोगे, जो ये आप प्रीपेड इंश्योरेंस को ओपन किए थे ना, यहां लाके आप इसको क्लोज कर दोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। तो अगले साल जब ये ट्रांजेक्शन होगा, अगले साल जब भी ये ट्रांजेक्शन होगा, तो आप इसको प्रीपेड इंश्योरेंस लिख के क्रेडिट, और इस साल का इंश्योरेंस प्रीमियम भी हो गया पे देखो। अब मेरे को बताओ, पिछले साल का खर्चा कितना दिख रहा है? 30,000। इस साल का खर्चा कितना दिख रहा है? 20,000। 50,000 पे करके आया था, 30,000 इस साल का था, 20,000 अगले साल का था। तो अगले साल 20,000 दिख रहा है डेबिट में, पिछले साल 30,000 दिख रहा है डेबिट में, नेट मिला के। तो बस यही बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो इस चीज को आपको अंडरस्टैंडिंग करके समझना पड़ेगा, ठीक है। और वही यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन देखना ध्यान से, बोल रहा है जितना मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया था उसमें से 15,000 अगले साल का है। चलो फटाफट से इसकी एंट्री बताओ। 15,000 अगले साल का है, इसकी एंट्री क्या होगी? बहुत बढ़िया, क्या एंट्री हो जाएगी? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, टू इंश्योरेंस अकाउंट। ओके बच्चों, चलो अब फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। चलो बच्चा बाटी, नेक्स्ट देखो, क्रेडिट परचेज फ्रॉम राम एंड कंपनी 50,000, कैश डिस्काउंट रिसीव 5% पेमेंट ऑफ बिल विद इन 10 डेज। कर लोगे? कैश पे टू राम एंड कंपनी। इनकम टैक्स क्या होता है, फटाफट से बताओ। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एंट्री बोलो। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख सोल्ड फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ये तो हो जाएगा। आयरन सेफ, फिलिंग कैबिनेट एंड कंप्यूटर, तो क्या एंट्री हो जाएगी? आयरन सेफ अकाउंट डेबिट, फिलिंग कैबिनेट अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, दैट्स इट। नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1,20,000 टू चारू एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3% ऑन अ कॉस्ट लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो एक बात आज से तुम लोग को मैं बता दे रहा हूँ क्लियर कट, 33 1/3% को हमेशा तुम लोग 1/3 लोगे। क्या लोगे? 1/3। कैसे प्रूफ? आज एक ही बार प्रूफ करता हूँ, पर इसके बाद से कभी प्रूफ नहीं करेंगे। 33 1/3 लिखा हुआ है, परसेंट लिखा हुआ है, तो ये कितना होता है? 3 3 9, 100/3%। अब मेरे को फटाफट से बताओ, जब परसेंट को मेरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, तो जब भी आपको किसी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है 100 से मल्टीप्लाई करो, और जब परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करो। मतलब व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट एनीथिंग इन परसेंटेज जस्ट मल्टीप्लाई इट, एंड व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट एनी परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन यू जस्ट डिवाइड इट। तो यहां मैं इसको डिवाइड करता हूं 100, ये तो ये और ये कैंसिल हो गया, 1/3। तो क्या आपको प्रूफ हो गया कि 33 1/3% 1/3 फ्रैक्शन के बराबर होता है? ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर 33 1/3% इज इक्वल टू 1/3 फ्रैक्शन, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, तो यहां बोल रहा है मैं कॉस्टिंग 1,20,000 का गुड्स 1/3 के प्रॉफिट में बेच रहा हूं। 1,20,000 इंटू 1/3, 40,000। लिस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 1,60,000। लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट कितने का? 10-15%। दैट्स इट, क्लियर। 1,20,000 कॉस्ट थी, 1/3 प्रॉफिट ऐड करने बोला था, तो 1,20,000 का 1/3 प्रॉफिट मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद बोला था ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना 15% का, तो 15% का ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस कर दिया। क्लियर है क्या? बोलो बच्चों। यस। तो उस हिसाब से तुम्हारा बचा हुआ 25 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, जिसमें सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग है वही प्रॉफिट वाला, और पेड चेक इंश्योरेंस प्रीमियम पीरियड ऑफ 12 मंथ। हाँ ये बता रहा हूँ मैं, ये सुनो।
पेड बाय चेक 8,400 एज अ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर अ पीरियड ऑफ 12 महीने स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगस्त। 1 अगस्त से 12 महीने कब खत्म होते हैं ये बताओ। यही होता है क्या? यस। मेरा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो जाता है? मेरा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो जाता है? बोलो। 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो मेरे को एक बात बताओ, इस साल में 1 अगस्त को पेमेंट किया हूं, अगले साल 31 जुलाई तक के लिए 12 महीने के लिए, क्या 31 मार्च के बाद अगला साल लग जाएगा? फटाफट से बताओ, क्या 31 मार्च को ये वाला साल खत्म होके अगला साल लग जाएगा? तो कायदे से ये 8,400 में कुछ पोर्शन ऐसा भी है जो अगले साल को बिलोंग करता है। अप्रैल, मई, जून और जुलाई, क्या ये 8,400 में 4 महीने का पोर्शन ऐसा है जो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है? यस। तो डोंट यू थिंक गाइस 8,400 12 महीने का है, तो 1 महीने का खर्चा कितना हो जाएगा? 1 महीने का खर्चा कितना हो जाएगा? 700 रुपए पर मंथ हो जाएगा। अब उस हिसाब से 4 महीने का खर्चा कितना हो जाएगा? 2,800 रुपए। तो क्या इस 8,400 के अंदर 2,800 रुपए ऐसा है जो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है? यस। तो ये हो जाएगा मेरा प्रीपेड, नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है। क्या है भाई, कौन सा पेमेंट है ये? इंश्योरेंस है। ओके, इंश्योरेंस तो अपना पुराना खिलाड़ी है। इसके भी पहले जो एंट्री हुई होगी वो भी बताता हूँ तुम लोग को। इसके पहले क्या एंट्री हुई होगी? और नेक्स्ट ईयर क्या एंट्री होगी? ये करंट ईयर हो गया। नेक्स्ट ईयर क्या एंट्री होगी? बाय द वे क्वेश्चन मेरे से सिर्फ ये वाली एंट्री पूछा था, पर बोलो एंट्री यही होगी क्या? बोलो एंट्री यही होगी क्या? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक 8,400 पे किया, इसमें से 2,800 का पोर्शन अगले साल को बिलोंग करता था, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस 2,800 हमने प्रीपेड में डाल दिया, तो इस साल का नेट खर्चा हो गया, और अगले साल इसको मैंने रिवर्स कर दिया। तो दैट्स इट। अब इसके बाद मैं तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ 26, 27, 28, 29, 30, टोटल अपने को 35 36 क्वेश्चन करने हैं। तो 30 तक क्वेश्चन यू विल ट्राई टू सॉल्व। ठीक है, विल डिस्कस इन द लाइव क्लास, है ना। देन विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट चैप्टर नेम्ड एज लेजर। तो उसके बाद हम लोग लेजर चालू कर देंगे, और उम्मीद है कि तुम लोग की जर्नल एंट्री स्ट्रॉन्ग हो रही होगी पहले से। अगर तुमको पहले से आती है तो इंप्रूवमेंट तो हुई होगी, इतना तो मैं श्योरिटी से कह सकता हूं कि भले तुमको एंट्री पास करना आता हो तो लॉजिक क्लियर हुआ होगा, लॉजिक आता हो तो एंट्री पास करना क्लियर हुआ होगा, धीरे पास करते थे तो आप तेज पास कर पा रहे होगे, और कुछ नहीं आता था तो कुछ तो सीख ही गए होगे। ठीक है, चलो आज की क्लास एक बार समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।